हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिविक्स की जो अभी सीरीज़ चल रही है क्लास 6 की। तो आज हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम चैप्टर 1 जो भारत मतलब विविधता की समझ, उसको हम समझेंगे। ठीक है। रिवीजन जिसको बोलेंगे, एक शॉर्ट वे जिसमें हम जो चैप्टर 1 को नहीं देखे होंगे वो वीडियो ना देखकर यहीं पे समझ सकते हैं। तो पहला चैप्टर जो हमारा था विविधता की समझ। तो विविधता को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आखिर विविधता क्यों मौजूद है भारत में। तो क्योंकि पहली चीज़ है भाषाएं, है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं। दूसरी चीज़ है धर्म, बहुत सारे धर्म है संसार में, कुल 8 धर्म है। ये चैप्टर 2 में हम देखेंगे। अलग अलग तरह के भोजन, क्योंकि ये डिपेंड करती है कि कौन से लोग किस तरह के भौगोलिक स्थितियों में रहते हैं। दूसरी चीज़ पहनावा, सभी लोग जो है कुछ न कुछ इतिहास को जो है संबंधित रखते हैं, जिस वजह से उनके पहनावा भी अलग होती है। ठीक है। तो भारत की विविधता का जो मुख्य कारण है यही है। चलिए अब हम आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। तो चैप्टर 2 में हम लद्दाख बनाम केरल के बारे में भी पढ़ेंगे कि यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ क्या है, यहाँ के लोगों की रहन सहन क्या है, यहाँ के लोगों का व्यापार क्या है, यहाँ पे किस तरह के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे कि केरल में नौकायान जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए हम चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला चैप्टर हमने विविधता की समझ को कर लिया है। आज हम लोग विविधता एवं भेदभाव को देखेंगे और इस तरह से हम आगे के चैप्टर को भी करते जाएंगे। इसमें कुल जो है आपका 9 चैप्टर है, तो इसे हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, विविधता एवं भेदभाव। तो जब हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं तब हम लोग भेदभाव आपस में करने लगते हैं। ठीक है। तो चलिए चैप्टर 2 की हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपने पहले के चैप्टर में पढ़ा है विविधता के बारे में, तो कई बार जो लोग हमसे अलग होते हैं उन्हें हम चिढ़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है या उन्हें कई गतिविधियों या समूह में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें क्या होता है, दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। सॉरी। तो इसलिए जब हमसे कोई अलग दिख रहा हो तो उनसे हमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए। तो इस पाठ में हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से ये जो भेदभाव है, विविधता है, ये जुड़ी हुई है। ठीक है। ये पिक्चर हमें दिखाती है कि हम भौतिक शारीरिक चीज़ों में भी अलग हो सकते हैं। देखिए, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह, भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर हम संक्षेप में बात करेंगे कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है, तो देख सकते हैं कि संसार में 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। ठीक है। इनकी पूरे वर्ल्ड में 8 धर्म है। ठीक है।
और आठों धर्म के लोग, आठों धर्म को मानने वाले भारत में रहते हैं। और भारत में जो है 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, और यानी कि सबकी मातृभाषाएं लगभग अलग हो जाती है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। तो ये विविधता हमें कभी कभी खुश होने का भी कारण देती है और कभी कभी नहीं देती है। तो हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जिससे हमारी संस्कृति, पहनावा, ओढ़ावा मिलती जुलती है, और हम कभी कभी असुरक्षित भी महसूस करते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजब और अपरिचित लग सकते हैं। तो इस वजह से हम जो हमसे अलग दिखते हैं उनके लिए हम अलग तरह की राय बना लेते हैं, जिसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह कब हो जाती है कि जब हम किसी को अच्छे से जानते नहीं हैं, ठीक है, उनके बारे में हम अध्ययन नहीं करते हैं, और उनके बारे में जो गलतफहमी हमारे अंदर आ जाती है उसी को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे कि अगर हम ग्रामीण लोगों से शहरी लोगों के बारे में पूछा जाए तो वे शहरी लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। तो जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते, तो यह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है, और पूर्वाग्रह ज़्यादातर नकारात्मक होती है। अगर हम शहरी लोगों से ग्रामीण लोगों के बारे में अगर पूछा जाए तो उन लोगों का क्या कहना होता है कि गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। यानी कि गांव के जो लोग होते हैं वो खेती करने के लिए पारंपरिक विधियों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटा तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। ठीक है, गांव के लोग कहेंगे कि शहरी लोगों का जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। ग्रामीण लोग शहरी लोगों के बारे में ये कहेंगे कि शहर में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पूर्वाग्रह है। अब हम अपने ही समाज में, अपने परिवार में लड़के और लड़की में भेदभाव को देखते हैं। समाज में अगर कोई, भाई समाज में सबसे पहले हम परिवार से शुरू करते हैं। अगर परिवार में कोई बच्चा गिर पड़ता है और वो रोने लगता है तो उसे ये कहा जाता है कि तुम लड़के हो, है ना, लड़के रोते नहीं हैं। ये बातें हमेशा से उनको बोली जाती है, इसलिए वो बड़े तक इन बातों का ख्याल रखते हैं। और ये भी एक पूर्वाग्रह उनमें बन जाती है कि लड़कियां कोमल होती है, वो किसी भी बात पर रो देती है, जबकि लड़के क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं। ठीक है, और वो सहनशील होते हैं, ऐसा उन्हें परिवार से ही सिखाया जाता है। जिस वजह से जब वो बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में भी वह अपने जो लड़की सहपाठी है उनको उस नज़रिए से देखते हैं कि ये जो लड़कियां हैं कमज़ोर होती है, ये सिर्फ घरों में खाना पकाती है, क्योंकि वो घर में भी अपनी बहनों को, माताओं को जो है रसोई घर में ज़्यादा समय बिताते हुए देखती है। लेकिन आज समाज बदल चुका है, लड़के और लड़कियां सभी समान हैं। ठीक है, उनको समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। जैसे वे बहुत ही सुशील हैं, ठीक है, उसका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। ठीक है, वे शरारती है, यानी लड़के शरारती होते हैं, लड़कियां नहीं। वे रोते नहीं हैं, वे उद्यमी हैं। ये और खेल में सिर्फ लड़कियां निपुण होती है, लड़के नहीं। खेल में सिर्फ लड़के निपुण होते हैं, लड़कियां नहीं होती है।
ये सभी भ्रांतियाँ अब मिट चुकी है, ठीक है। क्योंकि लड़के और लड़की में जो है सिर्फ वो शारीरिक रूप से अलग होते हैं, सिर्फ वो लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, बाकी उन्हें समान अवसर मिलती है, उनमें भी समान शक्तियाँ हैं, ठीक है। आगे जो है हम देखेंगे, पहले जो शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ होते थे उन्हें जो है विकलांग कहा जाता था, परंतु आज के आधुनिक युग में उस शब्द को बदलकर दिव्यांग यानी कि दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी जब जब कोई भौतिक शारीरिक रूप से किसी चीज़ की कमी होती है तो उनका समाज में जो है थोड़ा सा लोग अलग नज़रिया बना लेते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में ये दिखाता है कि ये जो है ये लड़खड़ाती है, इसकी बोली लड़खड़ाती है, तो इसका ये लोग मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये चलने में थोड़ा असमर्थ है तो इन्हें अलग नज़रिए से देखा जाता है। यहाँ पे ये पैरों से ये चल नहीं सकती है, तो ये पिक्चर अच्छा चित्रकारी अच्छा कर लेती है, तो क्या उसका दिमाग सही है? तो देखो, हम किसी के शारीरिक बनावट या शारीरिक परिस्थितियों में अगर वो अलग दिखती है तो हम उनका जो है मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे उनका मनोबल गिर जाता है। भारत के संविधान में सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है, सबको सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे हमें बताती है कि विविधता एवं भेदभाव, तो विविधता में हमें एकता ढूंढनी चाहिए, ना कि भेदभाव। तो कब हम भेदभाव करते हैं? जब हम अपने अंदर रूढ़िवादी भावनाओं को जन्म दे देते हैं। रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं। तो अभी जैसे हमने ऊपर के चित्रों से देखा कि अगर कोई भौतिक रूप से अगर किसी तरह हमसे अलग है तो लोग उनके बारे में अलग धारणाएं बनाए लेती है। लेकिन कई सारे समाचार पत्रों और न्यूज में हम ये सुने होंगे कि कई सारे जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतेह की, ठीक है। तो रूढ़िवादी धारणा ये होती है कि हम किसी खास देश धर्म लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश में धर्म आदि में हमें कंजूस अपराधी बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, तो सिर्फ कुछ एक लोगों की वजह से हम पूरे सभी लोगों को इस धारणा में नहीं बांध सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि रूढ़िवादी धारणाएं हमें भेदभाव करना सिखाती है। रूढ़िवादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है, ठीक है। इन धारणाओं से हमें दूर रहना चाहिए। देखो, बहुत सारों की ये रूढ़िवादी विचारधाराएं हो जाती है कि जो मुसलमान धर्म के लोग होते हैं वो अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, जो कि ये एक रूढ़िवादी भावना है। स्कूल ना भेजना, इसके पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं कि शायद गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। और कई जगह भौगोलिक स्थितियां ऐसी होती है, स्कूल इतनी दूर होती है कि वहाँ तक बच्चों की पहुँच आसानी से नहीं हो पाती है। इस वजह से भी बच्चे स्कूल नहीं जाते। जैसे कि केरल में बहुत ही अगर हम केरल की बात करें तो केरल में 60% से ज़्यादा महिलाएं शिक्षक है, और 60% महिलाएं शिक्षक है। वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है, ठीक है। इस वजह से हो पाया क्योंकि केरल में स्कूल प्रायः घर के पास है,
सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल भेजने में मदद मिलती है। तो आज से ये रूढ़िवादी भावनाएं हमें नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि स्कूल की पहुंच भी जरूरी है, सुगम रास्ता होना चाहिए। अब हम देखते हैं, यहाँ पर एक शब्द आया है दलित। भारत में जाति व्यवस्था के वजह से एक दलित भी एक वर्ग है। वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले इन लोगों को अछूत कहा जाता था, तो वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कई सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है, तो सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, तो विविधता का जो ये चैप्टर है, हम देखते हैं कि कुछ लोगों को विविधता और असामान्यता दोनों पर आधारित भेदभाव को झेलना पड़ता है, ठीक है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति का मूल्यवान नहीं माना जाता है, ठीक है। अब आप तो जानते हैं कि हमारा जो भारत जो है, वहाँ पे जाति व्यवस्था है। तो जाति व्यवस्था में जो ऊंचे स्थान पर है, ठीक है, उन लोगों को वे लोग जो है शुरू से जो है ऐसे रखे हैं कि जो निचली जो है, नीचे जो जाति के लोग हैं, जैसे कि किसान, मजदूर और समाज में अन्य तरह के साफ सफाई के काम करने वाले लोग, तो इन्हें जो है भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो भेदभाव का सामना करना क्यों पड़ता है? क्योंकि अलग अलग लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए अलग अलग तरह के काम करने होते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई आदि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अब देखिए, जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम कम महत्व माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी में रखा गया है, ठीक है। एक जाति दूसरे जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्हें अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा, और जिन समूहों को सीढ़ी में नीचे रखा गया है, सीढ़ी के तले रखा गया है, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। तो जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे कि इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी, ठीक है। तो उन्हें उच्च जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो ये पहले की बात है। पर अब जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ, यानी कि 1947 में, उसके बाद से जो है संविधान जो है, यानी कि भारतीय नेताओं को ये चीज़ें जब अनुभव हुई, तो उन्होंने एक संविधान बनाया जिसके तहत सभी लोगों को एक सूत्र में बांधा गया। तो जब भीमराव अंबेडकर 9 साल के थे तभी उन्हें इनका सामना करना पड़ा था। ये कहानी है छोटी सी कि वे भाई बहन जो है अच्छे वस्त्र में थे, जिस वजह से स्टेशन मास्टर को ये लग रहा था कि ये लोग अच्छे परिवार से, अच्छे जाति से संबंध रखते हैं, इसलिए उनसे अच्छे बर्ताव कर रहे थे। जब स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा नाम क्या है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो महार जाति से बिलोंग करते थे,
तो जैसे ही उन्होंने महार जाति का नाम सुना तो उसके बाद से उनके बर्ताव में परिवर्तन आ गया। कई घंटों तक उनको स्टेशन में उनके पिता से मिलने के लिए वहाँ पे रहना पड़ा। यहाँ तक कि वो जब वहाँ से पिताजी से मिलने के लिए दूसरे जगह जाना था तो टांगे वाले को दोगुना पैसा देने के बावजूद भी वो टांगे में बैठाना नहीं चाह रहे थे। तो इस तरह से वे महाराष्ट्र में जन्मे थे। ठीक है, तो उन्हें बचपन में ही ये सब चीज़ें झेलनी पड़ी थी। और हम देखेंगे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। ठीक है, तो अंबेडकर को बचपन में ये सभी चीज़ें जब झेलनी पड़ी थी तो आप देखेंगे कि हमारा जो संविधान बना है उसमें अंबेडकर जी भी हैं जी प्रारूप वगैरह तैयार करने में। तो संविधान के लेखकों ने यह कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने के बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो उन्होंने ये संविधान बनाई जिसमें संविधान का पहला पृष्ठ जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीय को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट हम लोग सरकार पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। वीडियो थोड़ी लंबी है उसके लिए सॉरी, बट अगर आप देखेंगे तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस